For subtitles, please click here on your screen. सुखविंदर और रहमान का कॉम्बिनेशन बोलने की ज़रूरत नहीं है। सारी मधुशाला पी आया, पल में सदिया जी गाया, मैं पी आया, मैं पी आया, मैं प्रेम प्याला पी आया, मैं जी आया। Come on! मैं जनता जोगी, मैं जनता जोगी, जोगी 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 जोगी। रहमान छोड़ेगा भी नहीं, रहमान को तो चाहिए। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल गोए। वो पहले ही बोल चुके थे कि राज जी ये गाने में मैं बिल्कुल कुछ बहुत नहीं करूँगा, मेरे दिमाग में एक कुछ बज रहा है। चीरे वाले उनके पास इसीलिए वैसे ही सिंगरों ने गाने गाए जो म्यूजिकली बहुत ट्रेंड थे। उनके यहाँ नए जो उनको म्यूजिक नहीं आता, उनको गाने में बहुत दिक्कत हो सकती। मिटाने से नहीं मिटते। राज जी को उन पे इतना भरोसा है और इतना लाइकिंग है रहमान के लिए, उनको अगर उनका बस चले तो जिंदगी भर केवल यार रहमान के साथ काम करें। Tracking milestones of an incredible journey spanning more than 3 decades, Rahman Music Sheets. Hi friends, discover the top take as we uncover the wow factor in this episode. Do watch it till the end to grab this musical moment of the day. सारी इश्क की छाँव चल छैया छैया, सारी इश्क की छाँव चल छैया। A.R. Rahman and Sukhwinder Singh, an association born in rhythm. मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, हाँ रंग दे, हाँ रंग दे, अपनी प्रीत विच रंग दे। It soared with tal. ना समझी थी तो उलझ गई, अब उलझन तेरी सुलझ गई, नी तो समझ गई। Found soul in Lagan. हर संत कहे। With every film, this collaboration evolved into a signature, a force. तू अरबेली घूमे अकेली। And then came the legend of Bhagat Singh. Sukhwinder's voice met the vision of Sameer and Rahman. तेरा लुट ना जाए मालियो। A soundtrack where words became fire and ink met in collab. वो जट्टा पगड़ी संभाल। अरे यार सुखविंदर के बारे में मैं क्या कहूँ, और सुखविंदर और रहमान का कॉम्बिनेशन बोलने की ज़रूरत नहीं है। सुखविंदर और रहमान की जो दोस्ती है, और जितना रहमान को सुखविंदर समझते हैं, जितना सुखविंदर को रहमान समझते हैं, बहुत कम कंपोज़र इतना गहराई से उनको समझते हैं कि उनके अंदर कितना गज़ब का टैलेंट है। मगर रहमान के साथ भी जब वो काम करते हैं तो उनको पता होता है कि यार अब आया यहाँ अपना बेस्ट देने का, और रहमान छोड़ेगा भी नहीं, रहमान को तो चाहिए। तो बड़ा मज़ा आता है जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और जब गाना आप सुनिए तब समझ में आता है कि यार ये जब टीम मिलती है तो क्या बात बनती है। A.R. Rahman and Sukhwinder Singh came together for Pagdi Sambhal Jatta. But this was never just a song, it was a movement. पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल गोए। 1907, led by Ajit Singh, uncle to Bhagat Singh. A revolt against the British laws tightening their grip on farmers. At Layalpur, now in Pakistan, Lala Banke Dayal recited a poem, Pagdi Sambhal Jatta, and a movement found its name. पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो ए, पगड़ी संभाल जट्टा। 1965, for Shaheed, Prem Dhawan reimagined it. कब तक बैठा देखेगा तू हाथों की ये लकीरें, तोड़ गुलामी की ये पुरानी जंग भरी जंजीरें। And then in 2002, a new generation. Sameer had to find new words for a century-old cry. तोड़ गुलामी की जंजीरें, बदले तू अपनी तकदीरें, पड़ जाओ ऐसा इनके पल्ले, करते इनकी पल्ले पल्ले। ये गाना भी अपने आप में, चूँकि ये जुमला इतना पॉपुलर था, तो हमने फिर वही किरदार को पकड़ा, वही कहानी पकड़ी, वही डायरेक्टर के साथ बैठा, उनसे डिटेलिंग लेता गया। वो जो मुझे बोलते गए, ट्यून मेरे पास थी, ट्यून जो है मुझे पूरी उस इन्वायरमेंट में लेके चली जाती थी जहाँ मैं जाना चाहता था। अगर सैड है तो मेरा पूरा मन जो है
दुखी हो जाता था, मुझे वो दिखने लगता था। क्योंकि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं अपने राष्ट्र से प्यार करता हूँ, अपने देश से प्यार करता हूँ, तो वो भावना जाग जाती थी और जागती थी। और फिर जब एक किरदार मिलते थे तो पगड़ी धमाल जट्ठा पे भी उनका यही था कि समीर जी ये अब आया है। और लकीली ये मेरे सुने हुए गाने थे, तो अंदर एक डर भी था और एक आसानी भी थी कि यार सुना तो है। तो अगर सुना था और अगर हमारे दिल में उस वक़्त ये जज्बा पैदा होता था, तो मुझे इसको छोड़ना तो नहीं है यार। मैं जितना कर सकता हूँ, वॉट एवर आई कैन डू, आई विल डू माई बेस्ट। उसको भी वैसे ही करके निभा गया भैया। आसमां को भी वो झुकाए झुकाए यारो, जो कभी भी हिम्मत ना हारे। सर, इस गाने में मैंने एक बात नोटिस की कि जो 1965 की शहीद थी, उसमें जब ये गाना लिखा गया तो शब्द थे तेरा लुट गया मालवे। पगड़ी संभाल तेरा लुट गया माल, ओए पगड़ी संभाल जट्टा। लेकिन जब आपने लिखा तो आपके शब्द थे तेरा लुट न जाए मालवे। ओ तेरा लुट ना जाए माल जट्टा, पगड़ी संभाल गोए। तो ये अपने आप तो हुआ नहीं, कोई सोच तो इसमें जरूर है। नहीं, डेफिनेटली ये हुआ है कि यार सुनने में बड़ा अजीब लगता है। वो पहले जो लिखा हुआ थॉट था ना, वो कहीं वो होगा नहीं उनके दिमाग में, बट हमारे दिमाग में वो थॉट आया कि नहीं यार ये हटा दो, इसको और किस तरह से कर सकते। मैंने केवल एक जरा सी चीज़ बदल दी और पूरा उसका ख्याल का बेस बदल गया। वो यही तो देखिए, जब ऐसी फिल्में आप लिखते हैं ना, तो ये जो सेंसिबिलिटी है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये आपको आपसे नहीं मिलती, ये डायरेक्टर से मिलती है। ये डायरेक्टर अगर गहरा है और डायरेक्टर उस पिक्चर को जिया है, जैसे मैं कुछ कुछ होता लिख रहा था, 3.5 घंटे का नरेशन करण जौहर ने दिया था और इतनी डिटेलिंग दे दी थी कि करण जौहर का सूट कौन सा होगा तो काजोल की साड़ी कौन से कलर की होगी। आपको पिक्चर दिखने लगती है। राजकुमार संतोषी से बेहतर नरेटर मैंने देखा ही नहीं। वो जब कहानी सुनाते हैं तो आप फिल्म देखते हो। आप खड़े होकर थिएटर में ताली बजाओगे, आप उनके सिटिंग रूम में खड़े होकर रोते थे हम लोग जब वो सीक्वेंस सुनाते थे तब। अब एक डायरेक्टर जो इतना डूबा हुआ है कहानी में, इतना क्लियर है उसका विज़न कि उसको क्या चाहिए, तो भाई अगर आप राइटर हैं और आपको लिखना आता है तो बस उसको पढ़ लो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और एक दुल्हन लाएगा जो सर से पांव तक गहनों से सजी हुई होगी और छन 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 करती हुई सारे घर में खुशियां बखेरती फिरेगी। भगत, ये सब पहनने वाली मुझे एक दुल्हन ला दे। His parents wanted him to marry. Bhagat Singh chose the nation over love. जो दुल्हन मैं लाना चाहता उसके लिए इन गहनों की जरूरत नहीं। अच्छा? Yet, this chapter has always found its way into cinema. मैं शादी के लिए नहीं बना। जो रास्ता मैंने अपने लिए चुना है उसमें बहुत सारी मुश्किलें हैं। सर, हालांकि भगत सिंह जी की लाइफ में, उनकी बायोग्राफी में कोई डिफाइंड रोमांटिक एंगल नहीं मिलता, लेकिन उन पर बनी हर फिल्म में इस एंगल को अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। तो क्या ये एक कोशिश है कि एक रिवॉल्यूशनरी की लाइफ को भी ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखा जाए? वो राजकुमार संतोषी की सोच थी कि यार कैसा भी आदमी हो, कोई फ्रीडम फाइटर हो, कोई भी हो, उसके अंदर एक दिल भी है कहीं ना कहीं यार। और वो एंगल आने से ना पिक्चर में एक बहुत अच्छी इमोशनल और रोमांटिक खुशबू जागती है। लोग बहुत ज़्यादा उस आदमी से और ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। यार देखो, इसका लाइफ का एक एंगल ये भी है। लेकिन मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैं आपके लौटने का इंतजार करूंगी। अगर मैं लौट के नहीं आया तो? क्या होता है, देखिए आप फाइटर हैं, आप लड़ाई लड़ते हैं, फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, बट आपका एक परिवार भी होता है, आपके माँ बाप होते हैं, आपका बच्चा होता है, आपकी बीवी होती है, उसके प्रति भी आपका इमोशंस होता है एक। भले हम दिखाते हैं कि नहीं हम सब छोड़ चुके हैं, मगर कहीं ना कहीं हम ह्यूमन हैं, हम पत्थर नहीं हैं, ये मानना पड़ेगा। उसी सोच से उन्होंने वो एक नई कहानी क्रिएट की उस फिल्म में। सर, रहमान साहब को हमेशा एक ग्रैंड अरेंजमेंट के साथ जोड़ा जाता है। हर गाने में एक ग्रैंडियर सुनाई देता है, लेकिन इस फिल्म के जो रोमांटिक गाने हैं उनमें बहुत ही कम म्यूजिक है, एक बड़ी शांत सी मोहब्बत है।
नहीं, बट रहमान को ये भी आप जान जाइए कि रहमान को पता होता है कि कहाँ ग्रैंडियर देना है और कहाँ साइलेंस रखना है। लगे खंड से भी मीठी मीठी। उनको पता था कि ये वो कोई लव स्टोरी नहीं है कि उछल के हीरोइन नाच रही है और ग्रैंडियर म्यूजिक चल रहा है और विजुअल खतरनाक दिख रहे हैं। उस जो सादगी थी उन दोनों की मोहब्बत की, जो उनके प्रेम की जो सादगी थी, उसको दिखाने के लिए आपको म्यूजिक भी उतना ही कम और सिंपल कि केवल एक चीज़ बज रही है, बस आप फील कर लो, बस उतना ही है। तेरी बोलियां हाय, चिरे वालियां हाय। उसमें तो ही इज मास्टर ना, उनको तो पता है कि ये विजुअल को मैं कैसे म्यूजिक के थ्रू इन्हांस करूं कि लोगों को लगे कि यार उस मोहब्बत की प्योरिटी, उस प्रेम कहानी की प्योरिटी भी नज़र आए और लोगों को एक अलग साउंड मिले कि यार ये भी आदमी चांस ले सकता है। जबकि बाकी गानों में आप देखिए म्यूजिक का जो जहाँ ग्रैंजर की ज़रूरत है, ऐसा ग्रैंजर है कि आप हिल जाओ। तो उसी सोच के साथ वो पहले ही बोल चुके थे कि राज जी ये गाने में मैं बिल्कुल कुछ बहुत नहीं करूँगा, मेरे दिमाग में एक कुछ बज रहा है, बस वही मैं इसके गाने। और राज जी को उन पे इतना भरोसा है और इतना लाइकिंग है रहमान के लिए, उनको अगर उनका बस चले तो ज़िंदगी भर केवल यार रहमान के साथ काम करें। और फिर उन्होंने किया और रिजल्ट जैसा आपको अभी तक अगर याद है कि जोगिया में कहीं कितना हल्का म्यूजिक था, तो बहुत बड़ी बात है। मेहंदी का रंग ना छूटे कभी सजना, चाहूं मैं तुझे ही सुबह शाम। आमतौर पे रिकॉर्डिंग के समय लिरिसिस्ट मौजूद रहते हैं और इस फिल्म में तो मिस्टर रहमान खुद भी गा रहे थे। तो क्या रिकॉर्डिंग के समय आप जनरली मौजूद थे? तकरीबन ज़्यादातर गानों में कोई एक आध गाना रहा होगा। जब सिंगर रहा है तब मैं ज़रूर रहा हूँ, क्योंकि रहमान की खास डिमांड थी कि समीर जी देखिए, चूँकि लैंग्वेज से मुझे नहीं पता है, हो सकता है राजी से भी कोई चीज़ मिस हो जाए, तो जब तक सिंगर डबिंग कर रहा आप रहिए, उसके बाद मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं हमेशा रहा हूँ, जब सिंगर जो सिंगर गा रहा हो। इवन रहमान जब गा रहे थे आई वॉज प्रेजेंट देयर कि नहीं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रहमान के लिए तो ख़ास मुझे ज़रूरत थी कि कहीं कोई लफ्ज़ गलत ना गा दें, क्योंकि उनको बेचारे को तो पता नहीं है, तो कुछ मिस्टेक हो सकती है। तो हर गाने के डबिंग के वक्त मैं था जब सिंगर गा रहा था। तेरी मेरी राहें जुदा एक होंगी ना सारी उम्र। सर, आप देश के बड़े से बड़े म्यूजिक कंपोजर के साथ, वेटरन सिंगर्स के साथ, लता जी के साथ स्टूडियोज में रहे हैं। नॉर्मल प्रोसेस ये होता था कि सिंगर्स आते थे तो पूरा गाना तैयार होता था, ट्रैक तैयार होता था और वो आकर के अपना पोर्शन डब करते थे। कई मामलों में स्क्रैच वॉइस ओवर भी ऑलरेडी रिकॉर्डेड होती थी। लेकिन रहमान साहब के साथ, यहाँ तक कि जब लता जी ने भी उनके साथ गाया तो सिर्फ एक बेसिक क्लिक ट्रैक के ऊपर गाया और गाने का अरेंजमेंट उनकी गायकी के मुताबिक बाद में तय किया गया। तो आपके लिए ये जो काम करने का तरीका है, ये कितना नया और कितना उलझन भरा था? देखिए, ये इसको बदलने का काम रहमान ने ही किया, इसके पहले लोग वो गट्स नहीं करते थे। चूँकि रहमान टेक्निकली बहुत साउंड हैं, उनको पता होता है कि ये जो मैं गवा रहा हूँ क्लिक ट्रैक के ऊपर, मुझे पता है कि इसके पीछे क्या म्यूजिक बजेगा। अच्छा, उसके पीछे उनको गवाने के पीछे एक और कारण रहता है कि जब वो गाना वर्ड्स के साथ और वॉइस के साथ सुन लेते हैं ना, तो वो जो उनके दिमाग में म्यूजिक होता है उसमें भी बहुत चेंजेस करते हैं कि नहीं यार, अब मुझे इसमें जहाँ मैंने ये पीस रखा था यहाँ हटा के अब एक बार आपने अगर ऑर्केस्ट्रा फाइनल कर दिया, तब उसमें एक बार डबिंग के बाद अब आप बदल नहीं सकते। यहाँ क्या है, पूरी गुंजाइश थी कि गाने के बाद अगर उनको लगा कि नहीं मैं ये पीस यहाँ से न रहा कि यहाँ लगाऊंगा, तो वो सिलसिला शुरू किया रहमान ने ही और उन्होंने उसको प्रूफ किया। अच्छा, सिंगर जो पहले बोलते थे कि नहीं यार हमको एक ट्रैक चाहिए, गाना चाहिए प्रॉपर, उसकी वो लोगों को आदत थी, जो उनके साथ गाने जाते थे उनको पता होता था कि भाई वहाँ ऐसे ही गाना पड़ेगा। और वो शुरू में इतने अच्छे से समझा देते थे ना कि सर देखो ये है फील, आप कुछ मत करो, देखो एक बेसिक बीट आपको मिल रहा है, ट्रिक है आपको पता है, सुर आपको मिल रहे हैं, सब कुछ है। आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप फ्री डांस गाओ, आपके मैं बंदिश नहीं डाल रहा हूँ कि हाँ म्यूजिक क्या कैसे मैं चेंज करूँ।
आपको जो करना है करो। तो क्या होता है, सिंगर के लिए भी एक बड़ी अच्छी बात हो जाती है कि उसको चांस होता है अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करने का। अच्छा, यहाँ मैं ये नोट लगा सकता हूँ, यहाँ मैं ये मुर्की ले सकता हूँ, यहाँ मैं अप डाउन कर सकता हूँ। अगर वो बन गया तब तो उसको उसी दायरे में ही करना पड़ेगा। तो वो सिंगर के लिए भी, और वो सिंगर ज़्यादातर उनके पास इसीलिए वैसे ही सिंगरों ने गाने गाए जो म्यूजिकली बहुत ट्रेंड थे। उनके यहाँ नए जो उनको म्यूजिक नहीं आता उनको गाने में बहुत दिक्कत हो सकती। मगर ये लोग तो सब उस्ताद लोग थे, वो चाहे सोनू हो कि सुखविंदर हो, जितने लोग गाए। तो रहमान का यही नयापन तो यही सब है न भैया, और क्या है। बाकी तो जो नॉर्मल म्यूजिक डायरेक्टर काम करता है वैसे ही करते, तो फिर रहमान में और उनमें फ़र्क क्या था। तो इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी स्टाइल ऑफ म्यूज़िक और काम करने का तरीका ही अलग कर दिया। और रात को काम करने के पीछे उनकी सोच ये है कि वो एक ऐसा पीरियड होता है जब आप दुनियादारी से एकदम कट जाते हैं। सुबह रिकॉर्डिंग में ये आ रहा, वो आ रहा, दुनिया भर की चीज़ें, ये फ़ोन आ रहा, वो उस वक्त साइलेंस होता है पूरा। उस साइलेंस में जो क्रिएटिविटी निखर के आती है वो दिन के काम में नहीं आती। तो उनकी अपनी मंशा थी, अपनी सोच थी, उस हिसाब से उन्होंने काम किया। Coming up next, two voices, a vision, a fire. A.R. Rahman and Sukhwinder Singh together again. वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। And a composition born in Gurbani, but breaking form like a rap. Why were these choices made? Sameer Anjan answers in the next episode of Rahman Music Sheets. Stay with us. राजकुमार संतोषी से बेहतर नरेटर मैंने देखा ही नहीं। वो जब कहानी सुनाते हैं तो आप फिल्म देखते हो, आप खड़े होकर थिएटर में ताली बजाओगे, आप उनके सिटिंग रूम में खड़े होकर रोते थे हम लोग जब वो सीक्वेंस सुनाते थे तब। Do you agree that this indeed was the moment of the day? Is your choice different? Whatever your mind says, write it in the comments section below. We will be waiting. Subscribe to our YouTube channel, press the bell icon and stay entertained.